चुरा रही है कैश पैसा, तो सोचो उनके खातों में कितने का टर्नओवर रहा होगा। तो आप उनके पिताजी के पीओ क्यों हैं? वो बैंकों से आज भी क्यों भाग रहे हैं? आपकी अनबन किस लिए हुई ये थोड़ा सा बताएं कि आपका हमारी परिवारों में हमारी आपसी ही मेलजोल बहुत सारी चीज़ों में नहीं मिलती थी, क्योंकि उस शादी में बहुत सारे झूठ बोले गए थे। दूसरी ओर से फिर क्या हुआ, जब हम वो कर्जे में जाने लगे तो मेरे पिताजी से वो पैसा लेने लगे। हमारे गांव के कुछ व्यक्ति हैं और कुछ साथ वाले गांव के, सिवा गांव के व्यक्ति हैं, वहाँ के निवासी हैं पर हुड्डा में रहते हैं। उन लोगों के थ्रू मेरे पिताजी ने उनको पैसा दिया, लोगों से लेकर 70-80 लाख रुपए ब्याज पर उनको दिया उनके मदद के तौर पर। उन्होंने उन पैसे से हमें कतराते रहे, उनके खाते में पैसा हालांकि आता रहा पर कतराते रहे। और जिस चीज़ में वो मुझे कहते हैं कि मैं 420 हूँ, जिसमें मैं अब वो संदर्भ में कहते हैं, जो आपके पिताजी ने पैसा दिया आपके ससुराल वालों को, क्या वो बैंक से ट्रांजैक्शन है या कैश में? नहीं, नगद में। जब तक रिश्ता था, आपसे रिश्ता था, तब तक हमने नगद कैश ली। कभी कभार मेरे जेठ का साला जो मनजीत है, वो हमारे घर आकर पैसा लेता रहा। एक सवाल आप पे भी उठता है कि आपके पास 70 से 80 लाख रुपए कैश कहाँ से आया? मैंने आपको बताया है अभी आप सबके बीच में कि मेरे पिताजी ने हमारे गांव के लोग और पड़ोसी गांव के लोगों से उधार लेकर दिया है। हम ये नहीं कह रहे हमारा है, ब्याज पे दिलवाया मैंने उनसे। ब्याज पे दिलवाया हमने उनको। एक महेंद्र सिंह है, सनोप श्री जागरे नाम, और एक है हमारे गांव से। ब्याज पे लिया आपने, दिया उनको? हाँ, नहीं, क्योंकि उसने मांगा था ना मेरे से, अगर मुझे ब्याज पे दिलवा दीजिए, ठीक है, तो मैंने उनसे पैसा लेकर दिया। ठीक है, आगे बताइए। क्योंकि उनको अपने आप को स्थिर रखने के लिए, बिजनेस में स्थिर रखने के लिए पैसा तो चाहिए था। जब वो उस चीज़ की भरपाई नहीं करते रहे, वो हमारा जो यहाँ सामाजिक पैसा जिससे भी लिया गया है उसको वो टालते गए, उनके फ़ोन नहीं उठाते थे, उनको कोई जवाब नहीं देते थे और हमारा डिस्प्यूट बढ़ता चला गया। पैसे का लेन देन हो ही रहा था, ऐसा नहीं था कि कोई साथ छोड़कर भाग रहा था। अबॉर्शन को लेकर के क्या कुछ संदिग्ध परिस्थितियां आई सामने, ये बता दीजिए। मैं आप ही के माध्यम से कहती हूँ, जो कि नरेंद्र सर ने, आप वकील नरेंद्र ने जो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हुए बताया है कि उनको तो सोमवीर को तो पता ही नहीं था कि मेरा अबॉर्शन हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, उन्हीं की काम वाली मेरे खिलाफ आकर बयान दे रही हैं। अगर आप लोग डाटा को रिट्रीव कर पाएं तो आप ये देख पाएंगे। मैं आप सबके माध्यम से कहती हूँ कि जो अबॉर्शन की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को प्रेजेंट करिए, वो सोमवीर ने प्रेजेंट की है, मैंने प्रेजेंट नहीं की है। दूसरी बात, अगर किसी की बीवी 2 दिन तक छत्तीसगढ़ जैसे जिले में, जो यहाँ ना होकर 24 घंटे की दूरी पर, यहाँ से अगर आप गाड़ी के माध्यम से जाएंगे, 2 दिन तक अगर आपकी बीवी घर पर नहीं है, तो क्या कोई भी इंसान अपनी बीवी को ढूंढने नहीं निकलेगा? तो कैसे किसी आदमी को यह पता ही नहीं होगा कि बीवी कहाँ पर है 2 दिन तक? इस पूरे मामले में बात बताइए कि किसका झोल नजर आ रहा है? मैं आप सबके बीच में हूं, आपको कागज प्रस्तुत कर रही हूं। अगर वो मुझे चोर कह रहे हैं, मैं कह रही हूं अगर ऑन रिकॉर्ड मैंने पैसा लिया है तो आप उसका रिकॉर्ड शो करें, 1.5 करोड़ रुपए का, मैं आपको वो पैसा दूंगा पेनल्टी के साथ। मैं आपको मना ही नहीं कर रही। अधिकारी जो पुलिस के लोग हैं वो जांच को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरी जो पुलिस कर्मचारी से अंदरूनी बात हुई है या उनसे बाद में बात हुई है, जब उन्होंने FIR खारिज करी और मैं उनके पास गई कि आपने तो हमारे कागज तक भी नहीं लिए हैं, तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, हम इसलिए आपके संदर्भ में कोई काम नहीं कर पाए। ममता जी, क्या गर्भपात हुआ था? बिल्कुल हुआ था सर। आपने उस टाइम पे विरोध क्यों नहीं किया? उस समय मैं बड़ी बेटी थी, मुझे जब शादी करके भेजा गया, एक ही बात कही, जिस भी हालत में अपराध है, पर मुझे पहले गोली दे दी गई। मैं अगर हॉस्पिटल में उनके साथ गई हूं तो वो किस केस में गई हूं? जब मैं ओवर ब्लीड करने लग गई हूं। उस समय मुझे जब गोली दी गई तब मुझे नहीं पता था कि मुझे अबॉर्शन की गोली दी गई है। उस समय मुझे ये बात नहीं पता थी। क्या आपका चेकअप भी कराया गया कि लड़का है या लड़की को जिस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऑल ऑफ सडन मुझे सिर्फ बुखार था, मुझे दवाई लाकर उन्होंने दी है। हमारा डिस्प्यूट चल ही रहा था उस दौरान भी, क्योंकि उस दौरान भी काम की स्थिति गड़बड़ाई हुई थी। और जो मेरे गांव में जेठ थे, वो हमेशा ये कहते थे कि उनके लिए भी हम अलग से कारोबार खड़ा कर दें। जिस अलग से जो हमने 2016 में जो नए ट्रक लिए गए, सिंगरौली जिले में वो चले MP के, और वो हमारे लिए नहीं जोड़े गए थे, सोमवीर के द्वारा वो अपने भाई के लिए एक नया प्रयास किया गया था। कानूनी धारा 182 आपके ऊपर लगी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, वो एक लीगल लिटिगेसी है। हालांकि मुझे आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि मेरे ऊपर 182 की धारा लग चुकी है। मुझे आज तक भी अभी तक कोर्ट से कोई समन रिट्रीव नहीं हुआ है, ना ही मुझे पुलिस से कोई नोटिस मिला है। मुझे अखबार या मीडिया के माध्यम से पता लगा कि मेरे ऊपर 182 की धारा लागू हो गई है। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, ना मैं इस कार्रवाई को सही मानती हूँ। मैं अपनी प्रोसीडिंग्स को कोर्ट में लेकर जाऊंगी और उसको मैं चैलेंज करके प्रोटेस्ट पिटीशन डालूंगी। नरेंद्र जी कहते हैं कि आपके भाइयों को विदेश भेजा उन्होंने अपने पैसे से। मैं उस चीज का रिकॉर्ड आपके बीच में दूंगी। मेरा भाई कनाडा गया था 2016-17 के बीच में। मेरे पिताजी का लोन है, आप अगर देख पाएंगे हमारी ग्रामीण में एक दुकान है जिसके ऊपर मेरे पिताजी ने HDFC बैंक से लोन लिया है। लोन की कॉपी मैं आप सबके बीच में पेश कर सकती हूँ। जब मेरा भाई गया, HDB बैंक है, उससे मैंने प्राइवेट लोन लिया, अपना पर्सनल लोन बोलते हैं जिसको,
बिल्डिंग अगेंस्ट, वो मैंने 35 लाख 34 लाख रुपए लोन लिया और मैंने उससे अपने बेटे को विदेश भेजा। और अभी इस 2023 तक मार्च तक मैंने फरवरी में लास्ट किस्त थी 50,115 रुपये की किस्त में हर महीने भरता था। और अभी जो ना 2000 फरवरी 23 के अंदर वो लोन मेरा पूरा हुआ है। एक बात और बता दीजिए, गृह मंत्री के पास भी आप पहुँचे, वहाँ से क्या आश्वासन मिला और वहाँ की जांच से कितना संतुष्ट आप? अनिल विज सर ने रीडायरेक्ट करके सिर्फ मेरा केस सेक्टर 29 के थाने से उठाकर क्राइम ब्रांच में भेज दिया। सेम कार्रवाई मेरे साथ क्राइम ब्रांच वालों ने की। जब मैं अपने संदर्भ में आप सबके बीच में, आप कहते हैं ना रिकॉर्डिंग मान्य है, आप सब मानते होंगे अगर किसी की फ़ोन पर बात हुई है, आज चिट्ठी तो लिखी नहीं जा रही कि चिट्ठी के सबूत रख लिए गए होंगे उस जमाने में। आज चिट्ठी कोई नहीं रख रहा है, सब फ़ोन पर ही पैसे का लेना देना कर रहे हैं। आप सब भी कर रहे होंगे ऐसा ही। सेम किया गया, जो नकदी का लेना देना है वो फ़ोन पर ही है। मैं उस सब की रिकॉर्डिंग आपको पेश करूंगी जिसमें खुद मेरा ससुर कबूल कर रहा है कि उसने 40-45 लाख रुपए मेरे पिताजी ने दिलवाए हैं। हालांकि उसी रिकॉर्डिंग में आप सुन पाएंगे वो मेरे को सुपारी देने की बात भी कर रहे हैं कि मैं अपने बेटे को कह रहा हूँ कि 8 लाख तो मुझे ही दे दे, मैं ही मरवा दूंगा उनको वहीं बैठे बैठे। आप वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप सब उसका ट्रांसलेशन मरवाने की बात कर रहे हैं? आपको या मेरे को और मेरे पिताजी को? हुआ कुछ ऐसा आपके साथ हमला करना हो, कभी ऐसी साजिश रची हो? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी तक कोई हम पे हमला हुआ है, लेकिन हाँ मेरे पिताजी के पास जब हमारी पहली पंचायत हुई थी गांव में, तो झज्जर गांव से जो पंचायती आए थे मेरे पिताजी के पास, बाद में आते हैं वो कुछ समय के बाद। एक मिनट सुनो, ऐसा है जी, जैसे ही हमारा पैसे का लेन देन जो हुआ आपस में डिस्प्यूट बढ़ता चलेगा, तो जैसे मेरी बेटी उस टाइम कनाडा थी, अपने भाई के पास गई हुई थी, 2 साल से मेरी बेटी मेरे घर पर बैठी हुई थी, वो लेने नहीं आया हुआ। पैसे का लेन देन हमारा हो चुका था, पैसे उन्होंने जो ना मेरे से ले रखे थे सोमवीर ने, ठीक है। तो इसके बीच में वो पंचायत लेके आते हैं, वो पंचायत आते हैं 18/5/2020 को। पंचायत के 10-20 आदमी वो थे, मेरा परिवार के थे, मेरे गाँव के थे, सीवा गाँव के भी थे उसके अंदर। तो पंचायत बैठी थी मेरे घर पर। तो पंचायत ने जैसे मतलब उन्होंने पूछा उस सोमवीर से कि बता बेटे क्या बात है तुम्हारे साथ, क्या हादसा हुआ। उसने खुद मानना पंचायत के सामने कि जी मैंने इनसे जो ना 70 लाख रुपए ब्याज पर लिए हुए थे पैसे, और मेरे पास उस टाइम मेरा हाथ टाइट था, इन्होंने ब्याज पर पैसे दिलवाए थे मेरे को यहाँ से गाँव से, ठीक है। तो मैं इनके पैसे देने में थोड़ा लेट हो गया और इस वजह से हमारा डिस्प्यूट हो गया, और मैंने इनके पैसे एक पैसा ब्याज का मैंने वापस दे दिया है, ठीक है जी। उसके बाद मेरे को कल अभी बैठ जा, पंचायत बोली सोमवीर से। फिर पंचायत मेरे को कहती बताओ भाई आप भी अपनी स्टोरी। तो मैंने कहा अभी ये जो लड़का बोल रहा है, मेरा दामाद है जो बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, मैंने पैसे इससे दिलवाए थे 70 लाख रुपए, और इन्होंने मेरे पैसे लेट देकर, चलो दे दिए लेकिन लेट दिए, कोई बात नहीं, मेरी बेटी का रिश्ता था, मैं इसका बुरा नहीं मानता, और पैसे मेरे एक पैसा इन्होंने ब्याज का लौटा दिया है, ठीक है जी। उसके बाद पंचायत कहने लगी भी तुम्हारा पैसे का तो कोई लेन देन है नहीं। अब तो ये है कि लड़की से पूछा जाए कि भाई वो जाना चाहती है ना जाना चाहती है वहाँ पे। तो मैंने कहा जी मेरी लड़की इस टाइम कनाडा है, और मैंने बेटी को बोल रखा था कि भाई आप बेटे रात को, क्योंकि वहाँ दिन होता है यहाँ रात होती है, तो मैंने कहा तू जागती रही, अगर कोई पंचायत बात पूछेगी तो तुम जवाब देना। तो पंचायत ने मेरे को कहा कि भाई ऐसा करो आप उसकी मतलब जो भी चाहता हो फ़ोन पर बात कर लो मेरी बेटी से। पंचायत ने कहा इसके नाना जी से बात करवा दो। एक बात करना चाह रहे हैं, जो पंचायत आपके घर आई थी, क्या वो पंचायत रिश्ता तोड़ने के लिए आई थी या दोबारा बसाने के लिए आई थी, ये जरा बता दीजिए। वो किस नियत से आए थे और आप किस नियत से बैठे थे पंचायत में? पंचायत तो जो ना खुद वो लेके आए थे, और वो यही करके आए थे कुछ बात निकल जाए, समाधान निकल जाए। कोई समाधान कैसा, मतलब छुड़छुड़ा हो जाए या लड़की ले जाए? नहीं, ऐसा ना लड़की ऊपर डिपेंड था ना, वो तो भाई लड़की जाना चाहे या ना जाना चाहिए, वो तो ये सभी समझौते की बात करने आए थे, ठीक है। पर पिछले 3 साल से मैं अपने घर ही रह रही थी, मेरे घर पे थे ना लड़की 3 साल से। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो ना उसके नाना जी ने बात करी लड़की से, लड़की बोली नाना जी 1 से लाख तक मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहती, अब ना मैं उसको गलत कहती, मेरा तो उससे छुटकारा दिलवा दीजिए, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती है, जो उसके हिसाब से वो की बातें कर लो। इस दौर में जो है ना वो दामाद मेरा और मेरा भाई जिसने रिश्ता करवाया था, वो ऊपर छत पर चले जा, नीचे पंचायत को मतलब पूरा तितर बितर कर दिया पंचायत को। मेरा अंतिम सवाल मैडम ये है कि अब आप कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रेशर के चलते पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को सुनो जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी तक।
दूसरा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब इस पूरे मामले को लेकर आप कोर्ट में जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे इसको? देखो, जो मेरे ऊपर लीगल लिटिगेशंस लगा रही है, जो 182 है, मैं उसको चैलेंज करूंगी कोर्ट में जाकर। मैं उसको नहीं मानती हूँ क्योंकि मेरी कार्रवाई सही तरीके से नहीं करी गई थी। उसके अगेंस्ट मैं फाइल कोर्ट में डालूंगी, प्रोटेस्ट पिटीशन, और उस केस को मुझे वाकई में ही अपने न्यायाधीश पे बहुत ज़्यादा यकीन है और मैं मानती हूँ आज नहीं तो कल, देर रहेगी बिल्कुल, लेकिन सवेर ज़रूर होगा मेरी ज़िंदगी में। मैं ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं चलूँगी और मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी। मैं आप सबके माध्यम से उन लड़कियों को सतर्क करना चाहूँगी जिनके पति आज उनको खर्चे के तौर पर उनके खाते में पैसे डाल रहे हैं ना, कि जाओ इसका राशन ले आओ, जाओ इससे दवाई ले आओ, जाओ इस पैसे से मेरी माँ को दिखा लाओ, जाओ इस पैसे से मेरे पिता को दिखा लाओ। अगर कल किसी भी सामाजिक तौर से लड़ाई होगी तो वो सारे पैसे के खानदार आप होगे। इन बातों के लिए सामाजिक तौर पर कोई भी ये नहीं देखेगा कि उस पैसे का क्या प्रयोग किया गया था सामाजिक तौर से। वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि वो पैसे लेकर बहू भाग गई। कई लाखों रुपए आपके पिताजी के अकाउंट में भी डलवाए गए हैं, ऐसा भी आरोप लगाया गया है उनके द्वारा। हाँ, वही हम वो आपको सुनो, बता रहे मेरी हैं। बात पूरी होने दो अभी। जैसे मैंने कहा अभी पैसे का लेन देन की बात हो गई सारी, उन्होंने मान लिया भी 70 लाख रुपए हमने ले रखे थे मेरे से, मेरे दामाद ने मुझे मेरे पैसे से मान लिया भी पैसे ले रखे थे। जैसे ही लड़की ने मेरी मना किया भी मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, उसके बाद वहाँ से जब ये पंचायत हुई तो 18/5/2020 को पंचायत हुई, ठीक है जी। उसके बाद जब यहाँ से जाने के बाद उन्होंने फिर जो ना हमारे पे मेरे पे जो पैसा बैंक में मेरे लिए हुए पैसे मेरे बैंक में ट्रांसफ़र किए थे मेरे दामाद ने, वही पैसे का केस मेरे ऊपर रिकवरी का केस डाल देता है जाके यहाँ से पंचायत के बाद जब यहाँ पर ली मैंने पैसे दे दिए, पैसे का लेन देन खत्म हो गया। वही पैसा जो उन्होंने मेरे बैंक के खाते में ट्रांसफ़र किया था 12,75,000 रुपये, वही मेरे ऊपर रिकवरी का केस डाल देता है मेरा सिंधी। और ये वो केसेस है जिसके बारे में बात कर रहे हो कि मेरे पिता के ऊपर पैसे खाने का आरोप है। वही ये वही आरोप पैसा है कि उन्होंने हमें और वापस तो किया, लेकिन वो पैसा कभी असल में वापस ना होकर हमें ही उसमें फंसा दिया गया। तो आप सबके माध्यम से आप अच्छे से जानते होंगे इसमें 420 कौन खेल रहा है, इसमें ममता जी, चतुर कौन है? एक छोटी सी बात, आपने राजनेताओं का कुछ कहा कि राजनीति का दबाव है, वो कौन नेता आपको लगता है कौन होंगे, वो कौन हो सकते हैं उनके टच में, जो आप इतने साल रही हैं वहाँ पे, तो कोई बातचीत तो होती होगी ना। देखो, नाम नहीं लेंगे हम किसी नेता का, तो कोई किसी का जो संरक्षक है, देखो मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगी। अगर आप वो किसी भी मंत्री को नहीं है जो ऐसा ना जानते हो। वो आप किसी भी लोकल मेरे एमएलए से, मेरे ही अपने सिटी के एमएलए से, मेरे पास वाले एमपी से, किसी से भी जाकर अगर आप ये पूछेंगे ना कि ममता के बारे में जानते हो, ममता के सोमवीर के केस में, उनके चौकीदार तक आपको ये बता देंगे कि हाँ जी इनके ससुर आए थे, फलाना 4 दिन रुककर ऐसे करा कर गए थे। आपने 2013 में एक पासपोर्ट बनवाया था जिसमें आपके हस्बैंड सोमवीर थे। हाँ बिल्कुल थे। उसकी वैलिडिटी 2023 तक थी। हाँ बिल्कुल फिर थी। भी आपने 2015 में अप्लाई क्यों किया दोबारा? ऐसी क्या परिस्थिति हो गई थी? क्योंकि हमारा आपसे डिस्प्यूट चल रहा था और मुझे अगर ये चाहती हूँ, मैं अपना पर्सनल अगर मैं कोई आईडी बनाना चाहती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग लीगल राइट है मेरा कि मैं सिंगल की आईडी ले सकती हूँ। अगर ऐसा प्रावधान ना होता तो क्या आपको लगता है पासपोर्ट ऑफिस मुझे सेपरेट का पासपोर्ट अलॉट कर देती? आज भी आपके वो पति हैं इन कागजों में? हाँ, कागजों में आज भी। तो आपने आज तक अपने पासपोर्ट में क्या उनको दर्शाया, दूसरे पासपोर्ट में कि ये मेरे नहीं, पति हैं? बिल्कुल भी नहीं दर्शाया, नहीं क्या दर्शाया। ऐसा करना क्योंकि ठीक मैं था? उनसे सेपरेट रह रही हूँ। रह रहे हैं, लेकिन बात एज सही- पर लॉ तो आप उनकी भी आपकी आगे बात- धर्मपत्नी है। नहीं, मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। क्या कोई भी फिर अगर वो मेरे पति है ना, आपके ही संदर्भ से मैं कहती हूँ वो मेरे पति हैं, तो कौन सा पति अपनी बीवी को जेल भेज रहा है? कौन सा पति अपनी बीवी को 4 साल तक लेने नहीं आता है? और कौन सा ऐसा पति है जिसकी बीवी अस्पताल में पड़ी है और उसको यही नहीं मालूम है उसकी पति घर से बीवी गायब है, कोई ढूंढ भी नहीं रहा है? आपने अपने पति पर कुछ केस किए थे, उनके बारे में बताइए। और आप कितने जगह गई थी जांच के लिए, लेकिन आपकी कार्रवाई क्यों नहीं, उसके बारे में बताइए। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे से पहले मैंने सबसे FIR सेक्टर 29 थाने में पानीपत में लिखवाई थी, जिसमें मैंने दहेज का, मारपीट का और अबॉर्शन का केस फाइल सूट किया था, जिसको पुलिस में जब भी मैं एविडेंस देने जाती थी तो मुझसे टाल मटोल की गई। जो रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग पैसा ले लेना, कोई भी ससुराल वाले पैसा लेते हैं उसको दहेज में ही माना जाएगा। लेकिन अगर पुलिस उस रिकॉर्डिंग को कन्फ्रंट करना ही नहीं चाहती तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो हर रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में जो भी है मैं आप सबके साथ वो शेयर करूंगी। जो साक्ष्य आप मीडिया वालों को दिखा रहे हो वो आपने कई जगह कोर्ट में पेश किए होंगे, लेकिन सभी जगह आपको झूठा ठहराया गया। नहीं सर, आज तक कोर्ट में अभी तक पेश करने की बारी ही नहीं आई है।
तो आप कई जगह गए हैं, सभी जगह आपको झूठा ठहराया गया। तो सभी आपको कैसा सभी लगता है जगह मीडिया नहीं है, क्लीन चिट दिया आप आपको? आराम से सुनिए, सभी जगह नहीं है, 2 ही जगह है। पहली चीज सेक्टर 29 थाना में जहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई है वहां पर है, वो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, लेकिन वो उसको कंसीडर नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने हमारी फोन रिकॉर्डिंग लिए नहीं हमारे से। हमने उसके हम जो ओपी सिंह था ना, वो अपना अधिकारी जो क्राइम ब्रांच जो का, क्राइम ब्रांच हम में उसके पास सीनियर गए, उन्होंने DIG कहा, थे। "अभी अपना फोन ले लो और रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए वहाँ से।" हमें DIG जो क्राइम ब्रांच थे, उन्होंने कहा कि आप अपनी रिकॉर्डिंग दे दे। जो वहाँ पे PO IO था, उनको बोला गया कि आप अपनी रिकॉर्डिंग्स, इनका फ़ोन ले लीजिए, आप उसको टेस्ट कराइए। हम जब मेरे IO थे रूपचंद जी, मैं उनको बार बार फ़ोन करती रही। आप कहेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा दूंगी रिकॉर्ड, मैं उनको बार बार मैसेज भेज रही हूँ, सर आप मेरे से कब कागज़ लेंगे, सर आप मेरे से कब कागज़ लेंगे। वो कभी कहते थे आज आ जाना, कभी कहते थे परसों आ जाना। मुझसे कोई डॉक्यूमेंट जो मैं देना चाहती एज अ प्रूफ लेकर उन्होंने कंसीडर ही नहीं वो करना ममता चाहते। जी, ममता जी, पॉलिटिकल प्रेशर की आप बात करें, वो कहाँ की आप बात करें, पानीपत की या जहाँ आपकी शादी हुई थी या जहाँ आप रह रही थी? मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। पानीपत की जो मेरी FIR जिस पे आप मेरी 182 की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल अप्रोच यहाँ लगाई गई है अच्छी खासी, जिसके कारण मेरी FIR पर कोई कार्रवाई पुलिस वालों ने नहीं करके उसको खारिज निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट में उन्होंने सबमिट कर दिया है, मैं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट पिटीशन डालकर उस पर वर्क करूंगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन ने क्या किया, वहां पर जिस FIR को 2 बार क्लोज कर दिया गया था, 1 महीने के अंदर ही उस FIR को कब एक्टिवेट किया और कब मेरे वारंट जाहिर उन लोगों ने रिलीज कर दिए बिना लीगल रजिस्टर्ड नोटिस के मेरे अगेंस्ट ये सब कुछ छोटा सा होकर। सवाल और एक आखिरी सवाल, जितना आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से वो बड़े प्रभावशाली लगते हैं लोग जो बिल्कुल आपके सर। इन-लॉज हैं, सॉरी वो जो आपके इन-लॉज हैं, इन-लॉज हैं। प्रभावशाली लगते हैं। तो आप कहाँ अपने आप को देखते हैं कि आपको न्याय कैसे मिलेगा जब उनकी सारी तरफ ही कहते हैं ना चुकरदे, सारी सेटिंग उनकी है, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं, तो आप कहाँ अपने आप को देखते हैं कि आप कब तक आपको न्याय मिलने की ऐसा उम्मीद है? कभी नहीं होगा सर। निचली कोर्ट में नहीं मिलेगा तो उससे ऊपर कोर्ट है, उसको देखा जाएगा। उसके ऊपर नहीं होगा तो क्या वो लोग मर गए हैं जो गवाह रहे हैं पंचायत के? क्या समाज का कोई रोल नहीं रहेगा इस बातचीत के दौरान में कि आज समाज, मैं आपके बीच में आई हूँ, कल तक वो आए थे, आज मैं आई हूँ, मेरी कहानी सब लोगों के बीच में जाएगी। क्या लोग उनसे बात करने की कभी भी प्रक्रिया नहीं करेंगे? आप ये बताइए, एक बात मैं प्रेस वालों के माध्यम से बात कहता हूँ, जब मेरी बेटी को 2018 में उन्होंने चोर साबित कर दिया, भी 10 लाख रुपए बेटी निकाल के ले गई मेरी, देखिए समझने वाली बात है ये। उसके बाद उसके पिताजी मुझे 2020 के अंदर मार्च में 12,75,000 रुपये दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। FIR मेरी की लड़की कॉपी किस है, लिए दिए उन्होंने आपको पैसे? जो वो पैसा दिए नहीं वापस थे, दे वो मेरे पैसे मेरे बैंक के जो गए हुए थे मेरे पास से, वो मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिए जब मेरी बेटी जाने से मना करने लगी। तो उन्होंने सोचा भी पैसे की वजह से कभी ये लड़की ना आती हो, तो मेरे दामाद ने मेरे खाते में, बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दिए पैसे, और मेरे को फ़ोन करता है कि भाई बाबूजी मैंने आपके पैसे आपके लौटा दिए। बतौर पिता अब आप क्या चाहते हैं कि लड़की का घर बसे वहीं पे या जो कानूनी का लड़ाई चल रही है वही चले? नहीं, अभी तक बसने वाली कोई काम ही नहीं। जब मेरी बेटी को उन्होंने 12 दिन तक जेल में रखवा दिया और इतने झूठे एलिगेशन मेरे पर लगाए, मेरे बेटी पर लगाए, और समाज में इतनी तुम हमारी बदनामी कर दी। पहले मुकदमा किसने किया था? आपने? उन्होंने किया। मेरी बेटी उस टाइम कनाडा थी, उसके सुनो फर्स्ट मुकदमा उसने मेरे बेटे पे लगाया। वहाँ से झज्जर से पुलिस आई कि भाई जो ना इन्होंने जो ना इसका बेटा कबूतरबाजी करता है। सुनो, और उसके बाद मेरी बेटी पे FIR दर्ज करवाई, भाई 10 लाख रुपए बैंक से निकाल के ले ली। जबकि मेरे दामाद ने मेरी बेटी को फ़ोन किया कि भाई जो है ना महेंद्र के पैसे देने हैं बाबूजी ने, जो मुझे ब्याज पे दिलवा रखे थे, और वो पैसे निकाल के तू जो ना बाबूजी को दे दे। तो मैंने, मेरी बेटी ने 10 लाख रुपए मुझे निकाल के दिए और मैंने उसको पैसे महेंद्र को दे दिए। वो उसने, मेरे दामाद ने खुद यहाँ फ़ोन किया मेरी बेटी को। आपका भाई का भी इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है सारे षड्यंत्र मैं में। अपने भाई वो भाई भी आपका इन्वॉल्व है इस पूरे मामले मेरा में? भाई सिर्फ इतना इन्वॉल्व है कि उसने रिश्ता करवाया था, और उस टाइम मैं कैंसर का मरीज था, मुझे कैंसर हुआ था 2010 में, और उसके बाद मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया, मुझे डिप्रेशन आ गया, और मेरे भाई ने मेरे से ऊपर हो गया, ये रिश्ता कर अब दिया। आपका भाई आपके साथ है इस पूरे प्रकरण में कि नहीं, उनका साथ दे रहा नहीं है? है, बिल्कुल नहीं है, मेरे उनका साथ दे रहा है? बिल्कुल वो उनके उनका साथ दे रहा है, है। और वो सामाजिक तौर और से सुनो, कहते हैं। पंचायत के बाद उन्होंने क्या, जब पंचायत में मान लिया भाई पैसे हमने ले रखे थे, फिर मेरे पास 2 महीने के बाद 4 आदमी आते हैं जो पंचायत में आए हुए थे, और वो कहते हैं जी आप जो ना 1 करोड़ रुपया दे दो, आपके ऊपर जो केस डले हुए हैं वो उठवा देंगे और आपका फैसला करवा देंगे। 1 करोड़ रुपये मांगते हैं मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। ये केस डाल रखे हैं मेरी बेटी पे और मेरे पे, सिर्फ पैसा लेना चाहते हैं हमारे से।
और इसके संदर्भ में यही कहूँगी, आप सबके माध्यम से मेरी कहानी सारे समाज के बीच में जाए, और मैं हर उस बेटी को कहूँगी जो आज, हालांकि ये आप सब पुरुष प्रधान देश है और इस सब में मेरे को ही गलत कहेंगे लोग कारणवश, क्योंकि मैं बेटियों को आगाह कर रही हूँ, लेकिन मैं आप जब भी सोचे तो आप बहू की नीति से ना सोचकर एक पुत्री की नीति से सोचना कि जिसकी भी बेटी के साथ ये गुजरेगी, आज नहीं तो कल, तो आप देखना उस वो भी मेरी तरह ही ऐसे सफर करेगी। आप ये 2 मिनट जब ये पैसा मेरी बेटी पे एलिगेशन लगा दिया उन्होंने, FIR दर्ज करवा दी कि भी 10 लाख रुपए निकाल लिए चोरी से, जबकि ये 50% की हिस्सेदार पार्टनर हूँ मैं उस फर्म में और मेरे पास उसके लीगल डॉक्यूमेंट है, डीड है उसमें। 50% की हिस्सेदार है उसके अंदर, कंपनी के अंदर। पैसा निकाल नहीं सकती क्या गए? और झूठा एलिगेशन लगा, पुलिस को पैसे दे गए, इन्होंने केस बनवा दिया 420 का। और उसके बाद वो पिताजी कहता है मैंने पैसे दिए 2020 में अपने सिम दी हूँ। 2 साल बाद मुझे पैसे क्यों देता है वो फिर, जब उसकी घर में चोरी कर ली मेरी बेटी ने, और 2 साल के बाद फिर मुझे पैसे देता है ब्याज पे वो। और सर ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है, ऑफ रिकॉर्ड तो आपने सुना होगा नरेंद्र वकील जो हैं वो क्या कह रहे हैं अपने क्लाइंट के माध्यम से कि 10 से 12 करोड़ तो आगमन कर गई, जो कि ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और देखिएगा, और कितना 1.5 करोड़ ऑन रिकॉर्ड है। अगर वो प्रूफ कर सकते हैं, आप वकालत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से वकालत करिए, लेकिन अपने क्लाइंट को उतना ही रिप्रेजेंट करिए। आप मीडिया के तहत मुझे डिफेम करते हुए ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपया सोमवीर ने ममता के खाते में ट्रांसफर करा है। मैं मीडिया के माध्यम से आपको चैलेंज करती हूँ, आप मुझे वो रिकॉर्ड्स प्रेजेंट कर दीजिए, मैं आपका पैसा वापस दे दूंगी, आपके क्लाइंट का पैसा। आप नरेंद्र वकील के डेफेमेशन का केस डालेंगी? बिल्कुल सर, इसको लेके? बिल्कुल सर, मैं लीगल लिटिगेशन सू करूंगी। थैंक यू।